हेलो स्टूडेंट्स, उत्कर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आइए आज आपके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बेटा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। परीक्षा पढ़ना, कोई भी बुक्स पढ़ना, वो आपके लिए ज्ञान का वर्धक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, साथ साथ तो उसकी व्याख्या भी देखते हैं। कह रहा है अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाले स्थायी पवन को क्या कहते हैं। अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाले स्थायी पवन को क्या कहते हैं। आप लोग आंसर करिए, तब तक हम फिगर बनाते हैं। देखिए, ये है 0 डिग्री और अश्व अक्षांश की जो पेटी होती है वह 30 से 35 डिग्री अक्षांश की पेटी होती है। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ की जो पेटी होती है नॉर्थ में, और 30 से 35 डिग्री साउथ में। ये जो पेटी होती है इसको हम लोग कहते हैं दोनों गोलार्धों में अश्व अक्षांश। यहाँ पर भी इसे कहा जाता है अश्व अक्षांश। और यहीं से जो विषुवत रेखा की ओर पवन आती है वह इस दिशा में ऐसे आती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे प्रवाहित होती है, और इस गोलार्ध में ये पवनें ऐसे प्रवाहित होती हैं। और एक साथ इनको व्यापारिक पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन यहाँ पर। और यही ध्यान रखिएगा, यदि इससे 60 से 65 डिग्री की तरफ जो पवन जाती है, 60 से 65 डिग्री की तरफ, दोनों गोलार्धों में, यहाँ से 60 से 65 डिग्री की तरफ ये जो पवन यहाँ पर प्रवाहित होती है वह इस तरह से प्रवाहित होती है। इसको कहा जाता है पछुआ पवन, पछुआ पवन। तो ये देखा जाए तो ये 30 से 35 से लेकर के 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। क्लियर है। डॉक्टर पवन की बात करें तो यह हार्मटन पवन है, हार्मटन पवन है, जो गर्म शुष्क पवन है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है, इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। मानसूनी पवन की क्या विशेषता है, ये 6 माह स्थल से सागर की ओर और 6 माह सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा ये हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, वलित पर्वत कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। वलित पर्वत कौन सा नहीं है, वलित पर्वत कौन सा नहीं है। अब ये वलित पर्वत कौन सा नहीं है, अरावली पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिम घाट पर्वत, हिमालय पर्वत। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों की यदि हम लोग बात करें, अरावली और पूर्वी घाट की, तो ये दोनों अवशिष्ट वलित पर्वत है, यानी वलित भी है, आज अवशेष में है क्योंकि प्राचीन है, पुराने पर्वत हैं। हिमालय को देखा जाए तो ये नवीनतम वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, यानी अल्पाइन वलित पर्वत कह सकते हैं। इसको एक और शब्द दिया जा सकता है, अल्पाइन का मतलब होता है नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय बनने के जस्ट पहले पश्चिम घाट पर्वत बना था, और ये ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, या इसे अवरोधी पर्वत भी कहा जाता है, अवरोधी पर्वत। ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग आंसर देखें कौन नहीं है, तो ये पश्चिम घाट की पहाड़ी, इसमें वलित पर्वत नहीं है। ठीक है। हिमालय के जस्ट पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, और वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का किनारा है, कोई पर्वत नहीं है, पेनिनसुला प्लेटू का ही पश्चिमी किनारा है। आगे बढ़ते हम लोग।
मृदा का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? मृदा का सबसे छोटा कण। अब यहाँ पे देखिए, मृदा का जो सबसे छोटा कण होता है, मृदा के कणों को 2 मिलीमीटर से छोटे कणों को मृदा में शामिल किया जाता है। तो आंसर करिए आप लोग, तब तक हम इसको लिखते रहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मिलीमीटर का जो कण है, 2 मिलीमीटर, फिर 0.2 मिलीमीटर का कण है, फिर 0.02 मिलीमीटर का कण है, फिर 0.002 मिलीमीटर का कण है। ऐसे मिट्टी के कणों को 4 भागों में बांटा जाता है। जो ये 2 मिलीमीटर का कण है, इसको बजरी या ग्रेवल कहते हैं, और ये 0.2 मिलीमीटर इसको बालू या सैंड कहते हैं, और 0.2 में इसको क्या कहते हैं? इसको गाद या सिल्ट कहते हैं, और ये मृत्तिका या इसे क्ले कहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत ये आते हैं मिट्टी के कणों को। अब इसमें देखा जाए तो मृत्तिका सबसे छोटा कण है, इसी को क्ले या चीका भी कहा जाता है। इसे मृत्तिका, चीका या क्ले कहते हैं। मिट्टी का सबसे छोटा कण है। और ध्यान रखना, जिस भी मिट्टी में क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी मृत्तिका वाली मृदा नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा रखती है। गंडक नदी गंगा से कहाँ संगम करती है? गंडक नदी, तो आंसर करिए आप लोग, तब तक हम लोग गंडक नदी को देखते हैं, इसकी कहानी क्या है। अब देखिए, ये जो गंडक नदी है, इसको देखा जाए तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय है। इसको देखा जाए तो इसके कई नेम हैं, जैसे इसे सालिग्रामी नदी भी कहते हैं। सालिग्रामी नदी, क्योंकि काले रंग का गोल मटोल पत्थर पाया जाता है, जिसको सालिग्राम कहते हैं। ठीक है, यह जब मैदानों में आती है तो इसको नारायणी भी कहते हैं। नारायणी नदी भी कहते हैं, नारायणी नदी कहते हैं। और ये आकर के हाजीपुर में ये पटना से मिल जाती है। हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, हाजीपुर में गंगा से। आप यहाँ पे देखिए, इसके निकट सोन नदी मिलती है। इसके निकट सोन नदी गंगा में मिलती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। भागलपुर में कोसी नदी गंगा में मिलती है। कोसी नदी गंगा में मिलती है। छपरा में घाघरा नदी मिलती है। छपरा में घाघरा नदी मिलती है। भारत में सर्वाधिक दूरी तक विचलित होने वाली नदी कौन सी है? अब यहां पे देखिए ध्यान से, 2 प्रश्न हैं। जैसे इसमें जो सर्वाधिक दूरी तक दिया हुआ है, जब भी दूरी लिख करके आए तो इसका आंसर समझ लेना आप लोग कि तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी है। सर्वाधिक बार पूछे, सर्वाधिक पूछे तो कोसी नदी है। यानी ये देखा जाए तो ये सर्वाधिक या सर्वाधिक बार विचलित होने वाली नदी है। ठीक है, अब देखिए कोसी का उद्गम कहां से होता है? ये
गोसाई नाथम नेपाल में है, नेपाल में गोसाई नाथम है, यहां से इसका उद्गम होता है। तीस्ता नदी का उद्गम देखा जाए तो ये चुल्हामू झील, चुल्हामू झील से इसका उद्गम होता है और ये बांग्लादेश के साथ विवादित है। बांग्लादेश और भारत के बीच में बांग्लादेश के साथ विवादित है, विवादित है। झेलम नदी को देखा जाए, झेलम नदी को, तो ये शेषनाग झरने या वेरीनाग नामक स्थान है, वेरीनाग नामक स्थान से यह उद्गम होता है। महानंदा नदी के लिए एक यूनिक क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी है। ये हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है, अंतिम नदी है। तो ये आपके यहां पर पिग्मेटिक आग्नेय चट्टान निम्न में से किससे संबंधित है? पिग्मेटिक आग्नेय चट्टान निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर करिए। अब यहाँ पे देखिए, चट्टानों का निर्माण यदि बहुत बड़े कणों से हुआ है तो बड़े कणे वाली चट्टानों को पिग्मेटिक चट्टान कहते हैं। बड़े कणों वाली चट्टानों को पिग्मेटिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बड़े कणों वाली चट्टान है। अब यहाँ देखिए, निम्न में से विनाशकारी तरंग किसे कहते हैं? विनाशकारी तरंग, ध्यान रखना है, इसमें दो चीज है, विनाशकर्ता कौन है और विनाशकारी कहते किसे, दोनों प्रश्न है। तो याद रखिए, इसमें द्वितीयक तरंग को विनाशकारी तरंग कहते हैं, एस तरंग को विनाशकारी तरंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह इससे सतह पर दरारें बनती हैं, इससे सतह पर दरारें बनती हैं, इसलिए इसे विनाशकारी तरंग कहते हैं। लेकिन यदि एल तरंग की बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं, यानी सतह पर सर्वाधिक विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। सतह पर सर्वाधिक विनाश करती हैं, विनाश करती हैं। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन है? ये है। लेकिन विनाशकारी कहते किसे हैं, ये जब भी पूछे
तो आप द्वितीयक तरंग को आंसर करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये बहुत पूछा जा रहा है इधर प्रश्न। सुनामी किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी और फ्रेंक और ग्रीक। आंसर कीजिए। ये दो शब्दों से देखिए मिल करके बना हुआ है। एक शब्द है सु, जिसका मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह, और एक शब्द है नामी, जिसका मतलब है लहर, जिसका मतलब है लहर, यानी बंदरगाह पर उठने वाली लहरें। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, इसका तात्पर्य है बंदरगाह पर उठने वाली लहरें। निम्नांकित में से कौन सा लौह अयस्क व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है? अब देखिए, लौह अयस्क की बात की जाए, लौह अयस्क, तो इसके चार प्रमुख अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट और ये लिमोनाइट है। इसकी बात करें तो ये लिमोनाइट है, लिमोनाइट है। तो ये देखा जाए ध्यान से, व्यवसाय ये क्या है, इसमें 72% लोहा है, लोहा है, इसलिए इसे सर्वोत्तम लौह धातु कहते हैं, सर्वोत्तम लौह धातु कहते हैं। लेकिन हेमाटाइट, लेकिन क्या होता है मैग्नेटाइट में टिटेनियम की मात्रा, गंधक की मात्रा इत्यादि की मात्रा इसमें होती है, जिससे इसका परिशोधन करना, शुद्ध करना आसान नहीं होता, कठिन हो जाता है, और लोहे की उपयोगिता को ये सब उपस्थित होकर कम कर देते हैं। इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम लोहा है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम है, ये व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम लोहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः स्थित कहां पर है काहिरा, ये बताइए। अब यहां पे देखिए, पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या 360 है और 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी। तो इसको छोटा करें तो 12 दूनी 24 और 12 तियां 36, और छोटा करें तो 15/1, यानी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करेगी। तो 2 घंटे में 2 घंटा आगे है ग्रीनविच से, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 2 घंटा का मतलब 15 गुणे 30, 15 गुणे 2 यानी 30 देशांतर का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर है। तो ग्रीनविच 0 डिग्री पर है, तो इससे 30 डिग्री आगे 30 डिग्री ईस्ट मिलेगा पूरब में, तो 30 डिग्री ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि पूरब में है, आगे है, इसका मतलब पूरब में, पूरब की ओर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर समय घटता है, तो यहाँ इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत विश्व में भिंडी और प्याज का प्रथम उत्पादक है। आलू और टमाटर के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। फलों के उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी देश है। तो सही है यहां पर। ठीक है, भारत विश्व में भिंडी और प्याज का प्रथम उत्पादक है। आलू और टमाटर के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक है। फलों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश है। तो यहाँ पे लगभग सही सभी सही हैं। 10,000 धुआं घाटी, 1000 स्मोक वैली, 10,000 धुआं घाटी कहाँ स्थित है? इसका संबंध धुआंरे से है। एक होता है फुमारोल्स, धुआंरा शब्दावली है, धुआंरा, और धुआंरे को कहा जाए तो यह, इससे धुआं निकलता रहता है,
इससे धुआं निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। और ये यूएसए के अलास्का में है, नाम है कटमई घाटी। तो कटमई घाटी है जिसमें बाल की शक्ल में ऐसे धुआं पूरी घाटी में उड़ता रहता है, इसलिए इसको 10,000 धुआं घाटी कहते हैं। यहाँ आइसलैंड को याद रखिएगा, ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, ज्वालामुखियों का देश, ज्वालामुखियों के देश के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे निम्नलिखित पर्वतों को उनके स्थान से मिलान करिए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, एक तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मयोन जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये पाया जाएगा फिलीपींस में। एटना खूब पूछता है, ये इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है और बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटाओ सुसुप्त ज्वालामुखी है। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। बी इज राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? इससे गर्म जल और वाष्प फव्वारे के रूप में बाहर आता है। इससे गर्म जल एवं वाष्प फव्वारे के रूप में बाहर आता है। गर्म जल और वाष्प फव्वारे के रूप में बाहर आता है। और ये ओल्ड फेथफुल यूएसए में है, नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क है और येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये ओल्ड फेथफुल और एक्सेलियार ग्लेशियर है। ठीक है, यहां पर कोह सुल्ताना एवं देवबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अब ये भी देखिए ध्यान से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नेम भी इसका थोड़ा सा एक अलग है, कोह सुल्ताना, और यहाँ पर देमबंद ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये दोनों ईरान के ज्वालामुखी हैं, ये दोनों ईरान के ज्वालामुखी हैं, ईरान में पाए जाने वाले ये ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अब देखिए आप सभी स्टूडेंट के लिए उत्कर्ष एक नए धमाका ऑफर के साथ आया हुआ है और ये हंगामा ऑफर है जो 21, जो यहाँ पर देखा जाए हंगामा ऑफर है जो 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक ये आपके पास रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं हैं सभी के ऑनलाइन कोर्सेज पर, सबके जो ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर 90% का भारी डिस्काउंट है। और 90% के डिस्काउंट के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि इस पर 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है, ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स और बुक पर भी भारी डिस्काउंट है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। उत्कर्ष एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हमेशा से खड़ा रहा है। ठीक है, और अपने कंटेंट के दम पर ही उत्कर्ष जाना जाता है। आप अपनी परीक्षाओं में अपने सफलता को अर्जित करने के लिए उत्कर्ष को एक माध्यम बना सकते हैं और इसके द्वारा दिए गए जो मैटर है उसके अध्ययन से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए चूकिए नहीं, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है जिसमें आप बहुत मिनिमम चार्ज के साथ आप उत्कर्ष की इन फिर चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं और एक रिवीजन भी कर सकते हैं, तो इसका आप लोग लाभ लीजिए। यहाँ देखिए भारत में रेशम उत्पादन की किस्म और एवं उससे संबंधित राज्य है। रेशम की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान एक रखिएगा, रेशम से एक क्वेश्चन और ये पूछता है कि रेशम से जो पैदा किया जाता है
रेशम जिस कीट से, तो कीट के किस स्तर से, तो कहा जाए कि कीट के कोया स्तर से रेशम प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। उसी स्तर में रेशम का जो कीट होता है अपने रेशे को निकाल करके उसी को लपेट कर उसी के अंदर रहता है, जिसको लार्वा बोलते हैं, और उसी में धीरे धीरे विकसित होता है। विकसित होने के बाद उसे काट कर बाहर आ जाता है। जब काट कर बाहर आए उसके पहले कोया स्तर में ही हम उसको पानी में बॉयल कर देते हैं और उसका सारा रेशा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चीन रेशम का जन्मदाता देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीन रेशम का जन्मदाता देश है। चीन जो है वो रेशम का जन्मदाता देश है, ठीक है। और सहतूती रेशम कर्नाटक में ही होता है। टसर रेशम झारखंड के लिए जाना जाता है। मूंगा रेशम इरी के लिए जाना जाता है, और मूंगा असम, इरी रेशम भी असम के लिए ही है। इरी भी असम और बोडोलैंड, आंध्र प्रदेश नहीं है यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश ये गड़बड़ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में डी असत्य है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है ये बताइए। तो इसका मतलब रेशम उत्पादन में ये असत्य है। इसका भी असम से ही होता है, असम और बोडोलैंड। असम एवं बोडोलैंड की बात करें, असम एवं बोडोलैंड, ये दोनों यहां पर। अब आइए यहां देखते हैं, यदि आप घड़ियाल को, ध्यान दीजिए, घड़ियाल एक मगरमच्छ होता है, एक घड़ियाल होता है। जिसका मुंह ऐसे होता है वो मगरमच्छ है, और जो लंबा ऐसे निकला रहता है आगे नाक की तरह उठा रहता है घड़े की तरह, वो घड़ियाल होता है। और वो पूरा पानी में डूबा रहता है, घड़ियाल की तरह इतना छोटा सा दिखाई देगा, लगेगा कुछ घड़े टाइप का ऊपर रखा हुआ है। उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नांकित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है घड़ियाल को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चंबल नदी है, चंबल रिवर चंबल है, चंबल नदी। ये घड़ियालों, प्राकृतिक रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं, यानी यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं। हेजोंग झील को देखिए, हेजोंग झील ये असम में है, हेजोंग झील असम में है, और ये कछुओं के लिए जानी जाती है। इसको कछुओं की झील कहते हैं। इसे कछुओं की झील कहते हैं, ठीक है। पुलिकट झील है, भीतरकनिका है, ओडिशा, ओडिशा। और यहां पर गहिर माथा जगह है, गहिर माथा, और ये ओलिव रिडले प्रजाति के कछुआ के लिए जानी जाती है। ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के लिए जानी जाती है। यहां देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की देखा जाए तो सबसे बड़ी झील की बात कर रहा है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारा नहीं, बड़ी, साइज बड़ा होना चाहिए। तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। खारा पानी हो, ताजा पानी हो, किसी प्रकार का पानी हो, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और यह लैगून झील भी है, लैगून झील है। लैगून झील उन्हें कहते हैं जो सागर से जुड़ी हुई झीलें होती हैं, ठीक है। सांभर झील को देखा जाए, ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है,
भारत की सबसे खारी झील है? भारत की सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील है, खारे पानी की झील है। पुलिकट भी लैगून है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है, और ये भी राजस्थान में है, राजस्थान में है, और ये भी खारा पानी है। ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर है। हिंद महासागर को बुखार क्यों आता? अब देखिए, ये बड़ा अजीब प्रश्न है। हिंद महासागर को बुखार आने का कारण क्या है? अब आप सोचेंगे कि बुखार कैसे महासागर को आ सकता है? बुखार आने का मतलब है महासागर के तापमान का बढ़ जाना। और तापमान क्यों बढ़ता है ये पूछ रहा है, यानी ताप का बढ़ जाना, ताप का बढ़ना, ताप का बढ़ना। ठीक है, एल नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा है, ये हिंद महासागर का तापमान बढ़ा देती है और भारतीय मानसून को कमजोर करके सूखा लाती है, सूखा लाती है। ला नीनो जलधारा, इसकी बात की जाए तो ला नीनो जलधारा भारत में बाढ़ लाती है, ये मानसून को तेज कर देती है और भारत में बाढ़ लाती है, भारत में बाढ़ लाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, इसको एक निक नेम दिया जाता है यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2, ग्रीन हाउस गैसें, CO2 है, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैस, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का आंसर एल नीनो हो जाएगा। एल नीनो है जो इस तरह का वर्क कर रहा है। अब यहाँ ये भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर? अब यहाँ देखिए, दैनिक तापांतर का क्या मतलब है, यानी एक दिन में खूब ज़्यादा तापमान हो जाए और खूब कम तापमान हो जाए। दोपहर में खूब होगा, सुबह होते होते खूब कम हो, यानी दोनों के बीच वेरिएशन डिफरेंट बहुत ज़्यादा है एक ही दिन के। तो कभी भी दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थलों से दर्ज किया जाता है, तो ये राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र से दर्ज होता है, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र से। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर उष्ण मरुस्थलों से, उष्ण मरुस्थलों से दर्ज होता है, उष्ण मरुस्थलों से दर्ज होता है। और विश्व का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर बात किया जाए, यदि प्रश्न पूछे वार्षिक तापांतर, यानी एक वर्ष में उच्चतम और न्यूनतम तापमान का अंतर कहाँ है, तो ये वार्षिक तापांतर दर्ज होता है साइबेरिया के बर्फोयन से। साइबेरिया के
बरखो यंस्क से दर्ज होता है, -69 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -69 डिग्री सेल्सियस, इतने का अंतर दर्ज होता है। ठीक है, यहां पर अब देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोटियों को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। यानी ये चोटियां किस स्थान पर पाई जाती हैं? मैकिन्ले चोटी, अकांकागुआ चोटी, किलिमंजारो चोटी और कोस्कुइस्की चोटी। तो यहाँ पर देखिए मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी अमेरिका में अलास्का श्रेणी है, यहीं पर पाई जाती है। अलास्का में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम अब बदल करके डेनाली चोटी कर दिया गया है। अकांकागुआ को देखा जाए तो ये एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। यानी हम ये कहें कि ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। इसको हम कहें तो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो को देखा जाए, किलिमंजारो चोटी ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में है और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। कोस्कुइस्की ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4, डी का 3। ए ज्वालामुखी से निकलने वाले शंकुआकार पत्थरों को क्या कहा था? देखिए ज्वालामुखी से जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं उसमें शंकुआकार पत्थर होते हैं, लावा के साथ चिपक कर ये और भी बड़े हो जाते हैं, उसी को ब्रेशिया कहा जाता है। उसको ब्रेशिया कहा जाता है, ब्रेशिया, उसको हम लोग ब्रेशिया कहते हैं। ठीक है, बम्ब क्या कहते हैं? बड़े कंकड़ पत्थरों को, बड़े कंकड़ पत्थर को। लैपिली छोटे कंकड़ पत्थर लैपिली कहलाते हैं और इग्नेमाइट जो तोप के गोले की तरह दूर जाकर के गिरते हैं उनको इग्नेमाइट कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मध्य अटलांटिक पेटी का है? अब यहां पे देखिए मध्य अटलांटिक पेटी यानी अटलांटिक पेटी का यदि ज्वालामुखी है तो ये कहां कहां हो सकता है? ये यूरेशिया, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरेशिया, अफ्रीका एवं इंडो ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित हैं। इंडो ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। हेक्ला, एटना, मयोन और अकांका, सॉरी एटलांटिक पेटी दे रहा है, एटलांटिक महासागर के मध्य है। ये एटलांटिक महासागर के मध्य एस आकार में है, एस आकार में है। और इसमें देखा जाए तो हेक्ला और लॉकी ये आइसलैंड का ज्वालामुखी है, आइसलैंड में पाया जाएगा, आइसलैंड का ज्वालामुखी है। जबकि इसको देखा जाए तो ये मयोन और अकांकागुआ परिप्रशांत पेटी में है,
इन दोनों को देखा जाए तो ये प्रशांत पेटी के ज्वालामुखी है, और इसको देखा जाए तो मध्य महाद्वीपीय पेटी का ज्वालामुखी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी का ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी, ये भी खूब पूछता है और इस समय इसकी कहानी है कि और बढ़ती चली जा रही है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी या विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, ये कहाँ है? तो ग्रेट अफ्रीकन घाटी, ग्रेट अफ्रीकन घाटी। ठीक है, हालांकि ये सभी भ्रंश घाटियां हैं, लेकिन ये विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। कहां से प्रारंभ हो रही है? ये जॉर्डन देश से प्रारंभ होकर, जॉर्डन देश से प्रारंभ होकर अफ्रीका में जाम्बेजी नदी तक स्थित है, अफ्रीका में जाम्बेजी नदी तक स्थित है। और मृत घाटी की क्या विशेषता है? यहां से ये विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है, और यहां से विश्व का सर्वाधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है, 56.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है। सतपुड़ा घाटी की बात करें तो इसमें उत्तरी जो घाटी है उसमें नर्मदा नदी है, और सतपुड़ा की जो दक्षिण घाटी है, दक्षिण घाटी, इसमें ताप्ती नदी है, यानी ये भारत में है, और ये दोनों यूएसए में है, सेंट एंड्रियाज और मृत घाटी। ठीक है, मोहो असंबद्धता क्षेत्र, यहां देखिए प्रश्न है, मोहो असंबद्धता क्षेत्र सागरी क्रस्ट के नीचे किस गहराई पर है? सागरी क्रस्ट के नीचे किस गहराई पर है? यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये क्रस्ट है। ये आपसे देखा जाए, ये क्रस्ट या इसको भूपर पट्टी कहते हैं। यहां पर मोहो असंबद्धता है 30 किलोमीटर की इस गहराई पर, तो सामान्य सतह से मोहो असंबद्धता 30 किलोमीटर माना जा रहा है, लेकिन यही पूछ रहा है सागर की तली के नीचे ये किस गहराई पर है। तो सागर की तली के नीचे ये यहां पर ये सागर है, ये सागर है। और आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है इसकी इस बीच में गहराई पर क्या है, तो ये 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की गहराई पर मोहो असंबद्धता है। ठीक है, और मोहो असंबद्धता किसको किसको अलग करेगी? ये क्रस्ट को अलग करेगी, और यहां पर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये है। तो यहां पर मेंटल या प्रवार, यदि क्रस्ट और मेंटल को मोहो असंबद्धता अलग करता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी अलग करता है। ये डिसकंटिन्यूटी 30 किलोमीटर की गहराई पर यहां पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्कटिक वृत्त रेखा निम्न में से किससे नहीं गुजरती है? यूएसए से, कनाडा से, आइसलैंड से, एस्टोनिया से। अब यहां देखिए, यूएसए में ये गुजरती है अलास्का वाले भाग से, मुख्य यूएसए से नहीं, लेकिन अलास्का से गुजरती है। कनाडा से गुजरेगी, आइसलैंड से गुजरेगी, एस्टोनिया से नहीं गुजरती।
एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया नीचे है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से गुजरती है। यानी यूएसए, कनाडा, आइसलैंड और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस इससे गुजरती है। और यही आर्कटिक वृत्त के क्या हैं, देश है। यानी यहाँ से यदि हम कर लें तो ये सभी एक साथ कहलाएंगे कि ये आर्कटिक वृत्त के देश कहलाएंगे। इनको एक साथ हम क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त के देश, आर्कटिक वृत्त के देश ये कहलाएंगे। ठीक है। डियो गार्सिया कहाँ है? अब देखिए ये भी प्रश्न खूब पूछता है, सिपाही दरोगा में तो ये पेटेंट क्वेश्चन के रूप में पूछता है। डियो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ये है हिंद महासागर में। इसको देखा जाए तो ब्रिटेन का द्वीप है, ब्रिटेन का द्वीप है। इस द्वीप को 99 साल के लीज या पट्टे पर यूएसए ने ले लिया है। 1972 के आसपास लिया था और इस पर यूएसए की सैनिक छावनी है, यूएसए की सैनिक छावनी है। मलक्का जलसंधि में आने वाली सेवाएं, मलक्का जलसंधि पहले देखते हैं। इस मलक्का जलसंधि को देखा जाए, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। अब यहाँ पे देखिए मलक्का जलसंधि क्या करती है, ये मलेशिया एवं इंडोनेशिया के मध्य है। और ये दोनों देश की बात की जाए तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीमा पर हैं। ये दोनों हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर सीमा पर हैं, इस बाउंड्री पर हैं। इसलिए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक इसमें सेवाएं चलती हैं। ठीक है, अटलांटिक से इसका कोई मतलब नहीं है। एशिया और अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है, एशिया और अमेरिका को, तो यहाँ पर बेरिंग जलडमरू मध्य है। ये क्या करता है, साइबेरिया, रूस और ये अलास्का, अलास्का के मध्य है। साइबेरिया, रूस और अलास्का के मध्य है। तो ये इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों के बीच में है। और क्या करता है, प्रशांत महासागर, ये जो बेरिंग जल संधि है, ये प्रशांत महासागर, इसका बेरिंग सागर है और ये आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ता है और इसका सागर है चुक्ची सागर। ठीक है। अब यहां सुंडा जल संधि है, ये हिंद महासागर, हिंद महासागर को जोड़ेगी प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से। जिब्राल्टर जल संधि है, ये
एटलांटिक महासागर को जोड़ेगी भूमध्य सागर से। ठीक है, मलक्का जल संधि अभी हम लोग पीछे देखे ही हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे टेलीग्राफी का पठार, टेलीग्राफी का पठार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो उत्तर एटलांटिक महासागर में ये स्थित है। टेलीग्राफी का पठार एटलांटिक महासागर में, ठीक है, उत्तर एटलांटिक महासागर में स्थित है। यूएसए में निम्नांकित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली के नाम से जाना जाता है? प्रशांत तट, एटलांटिक समुद्री तट, मिसिसिपी मैदान तट। अब यह टॉर्नेडो वैली की देखा जाए तो प्रशांत और एटलांटिक दोनों तटों पर आते हैं। तो एटलांटिक तट भी आता है, प्रशांत तट भी, दोनों तटों पर, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इन दोनों तटों पर आते हैं टॉर्नेडो। तो हम एटलांटिक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।